जरा सोचिए, एक विशाल देश, सैकड़ों संस्कृतियां और इन सबके लिए सिर्फ एक रूल बुक। आज हम उसी कमाल की कहानी को समझने वाले हैं जिसने आज के भारत की नींव रखी, हमारे संविधान के बनने की कहानी। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था। सच कहूं तो ये हमारे देश को बनाने वालों के सामने सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल काम था। मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना जो सिर्फ कानून कायदे न बताएं, बल्कि एक बिखरे हुए समाज को जोड़कर एक देश बना दे। तो चलिए देखते हैं कि ये नामुमकिन सा काम आखिर हुआ कैसे। तो ये संविधान सभा कोई रातों रात बनी हुई चीज नहीं थी। नहीं, ये तो एक सपना था, एक जिद थी जो आजादी की लड़ाई के साथ साथ कई दशकों में धीरे धीरे बड़ी हुई थी। अपने नियम खुद बनाने की ये जो सोच थी ना, इसकी चिंगारी तो देखिए 1895 में ही बाल गंगाधर तिलक ने जला दी थी। फिर दशकों तक ये आइडिया धीरे धीरे एक बड़े आंदोलन में बदलता गया। 1934 आते आते एम.एन. रॉय ने इसे एक फॉर्मल प्रपोजल, मतलब एक औपचारिक प्रस्ताव बना दिया। और फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने साफ साफ और बुलंद आवाज में कहा कि भाई, हमारा संविधान हम भारतीय ही बनाएंगे, और वो भी उन लोगों के जरिए जिन्हें हम खुद चुनेंगे। ये सिर्फ एक कानून की मांग नहीं थी, ये अपने भविष्य का फैसला खुद करने की मांग थी। फिर आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और उसके बाद इतिहास ने एक ऐसा मोड़ लिया कि ये जो दशकों पुराना सपना था ना, वो आखिरकार सच होने वाला था। साल था 1946। ब्रिटिश कैबिनेट मिशन प्लान आया और बस भारत को वो फ्रेमवर्क मिल गया जिसका दशकों से इंतजार था। ये एक बहुत बड़ा मोमेंट था। समझिए कि यहीं से पावर ट्रांसफर की ऑफिशियल शुरुआत हुई और एक नए देश के जन्म का पहला कदम रखा गया। 389, 389, ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये उस वक्त के पूरे भारत की एक तस्वीर थी। इसमें ब्रिटिश इंडिया के लोग भी थे और जो राजे रजवाड़ों की रियासतें थीं उनके भी। ये नंबर उस जबरदस्त डाइवर्सिटी, उस विविधता का सिंबल था जिसे एक संविधान के नीचे एक साथ लाना था। तो जुलाई 1946 में चुनाव हुए और उसके बाद जो असेंबली की पहली शक्ल बनी वो कुछ ऐसी थी। कांग्रेस 208 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन मुस्लिम लीग और रियासतों की भी अच्छी खासी मौजूदगी थी। और बस यहीं से शुरू हुआ भारत के भविष्य को लेकर जबरदस्त बहसों और बातचीत का दौर। लेकिन फिर वो हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया, देश का बंटवारा। इस एक घटना ने असेंबली की पूरी शक्ल ही बदल दी। जो मेंबर्स अब पाकिस्तान बन चुके इलाकों से थे वो चले गए, और असेंबली की जो संख्या 389 थी वो घटकर सिर्फ 299 रह गई। ये सिर्फ एक नंबर का कम होना नहीं था, ये एक नए देश के जन्म के साथ जो गहरा दर्द था, जो बदलाव था, उसका सबूत था। तो खैर, टीम अब फाइनल हो चुकी थी और अब शुरू होना था असली काम। एक बहुत बड़ा, बहुत पेचीदा और ऐतिहासिक काम। तारीख याद रखिए, 9 दिसंबर 1946। ये वो दिन था जब सब कुछ शुरू हुआ। देश के सबसे तेज, सबसे काबिल दिमाग एक छत के नीचे जमा हुए थे। मकसद, एक पूरे देश का, एक नए राष्ट्र का भविष्य लिखना। अब देखिए, इतने बड़े काम को चलाने के लिए एक मजबूत लीडरशिप तो चाहिए ही थी। तो एक फ्रेंच ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए जो सबसे सीनियर मेंबर थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें पहला टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया। लेकिन जल्द ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए, और सर बी.एन. राव जैसे सलाहकारों ने यह पक्का किया कि यह पूरी की पूरी विशाल प्रक्रिया पटरी से ना उतरे। एक बहुत अच्छी बात यह थी कि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने सब कुछ जीरो से शुरू नहीं किया। उन्होंने दुनिया भर से सीखा। करीब 60 देशों के संविधानों को खंगाला गया, उनकी गहराई से स्टडी की गई। लेकिन मकसद कॉपी पेस्ट करना बिल्कुल नहीं था। मकसद था दुनिया के सबसे अच्छे आइडियाज को लेना और उन्हें भारत की जमीन, यहाँ के समाज और राजनीति के हिसाब से ढालना। अब ये काम इतना बड़ा था कि इसे कोई एक टीम नहीं कर सकती थी, नामुमकिन था। तो क्या किया गया? काम को 22 से भी ज्यादा कमेटियों में बांट दिया गया। इनमें सबसे जरूरी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसे लीड कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वहीं नेहरू और पटेल जैसी हस्तियां यूनियन और राज्यों की शक्तियों पर काम कर रही थीं। समझिए कि हर कमेटी एक पजल का टुकड़ा थी, और इन सबको जोड़कर भारत की पूरी तस्वीर बननी थी। और इन सारी कमेटियों के काम का जो निचोड़ निकाल रही थी वो थी एक कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी। डॉक्टर अंबेडकर की लीडरशिप में इसका काम था कि जितनी भी बहसें हुई हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं, उन सबको मिलाकर एक फाइनल कानूनी डॉक्यूमेंट तैयार करना। और इसी शानदार काम की वजह से डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार या चीफ आर्किटेक्ट कहा जाता है। तो चलिए अब उस प्रोसेस को देखते हैं जिससे सालों की ये बहसें एक फाइनल किताब की शक्ल लेने वाली थीं। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी किताब को फाइनल करने से पहले कई बार पढ़ा और एडिट किया जाता है। वैसे ही 3 रीडिंग्स हुई। पहली रीडिंग में ड्राफ्ट को सबके सामने रखा गया।
दूसरी रीडिंग में, जो सबसे लंबी और सबसे जरूरी थी, उसमें एक एक लाइन पर, एक एक शब्द पर बहस हुई, बदलाव किए गए और आखिर में तीसरी रीडिंग में फाइनल ड्राफ्ट पर वोटिंग हुई और उसे पास कर दिया गया। ये एक बहुत ही सख्त प्रोसेस था, ये पक्का करने के लिए कि कोई भी चीज बिना सोचे समझे ना रह जाए। और ये सब करने में कितना वक्त लगा? 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। जी हाँ, लगभग 3 साल। ये नंबर ही बताता है कि इस काम में कितना डेडिकेशन, कितनी मेहनत और कितनी गहरी सोच लगी थी। कोई जल्दबाजी नहीं थी, क्योंकि मकसद एक ऐसा संविधान बनाना था जो आने वाली कई पीढ़ियों के काम आए। फिर आई तारीख 24 जनवरी 1950। इस दिन 284 सदस्यों ने उस दस्तावेज पर अपने दस्तखत किए, जिस पर उन्होंने सालों तक खून पसीना एक किया था। ये एक ऐतिहासिक पल था। सालों की मेहनत पर आखिरी मोहर लग रही थी। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प बात है, हमारा जो ओरिजिनल संविधान है ना, वो सिर्फ कानूनों की किताब नहीं है, बल्कि वो आर्ट का एक शानदार नमूना भी है। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपनी खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखा था और शांति निकेतन के कलाकारों ने नंदलाल बोस की देखरेख में इसके हर पन्ने को भारत के इतिहास और संस्कृति की तस्वीरों से सजाया था। कमाल है ना? तो सारी बहसें हो गई, ड्राफ्टिंग हो गई, कलाकारी भी हो गई और अब वो पल आ चुका था जब नए भारत की ये नई रूल बुक लागू होने वाली थी। और फिर आए वो 3 आखिरी, सबसे अहम दिन, 26 नवंबर 1949, जब संविधान को अपनाया गया। इसी दिन को हम आज संविधान दिवस के तौर पर मनाते हैं। फिर 24 जनवरी 1950 को इस पर फाइनल साइन हुए और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को ये पूरी तरह से लागू हो गया और भारत बन गया एक गणराज्य। और इस सारी मेहनत का नतीजा क्या निकला? एक विशाल दस्तावेज जिसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल थे। ये उस वक्त दुनिया के सबसे लंबे लिखे हुए संविधानों में से एक था और इसकी लंबाई ही इस बात का सबूत है कि भारत जैसे इतने विविध, इतने बड़े देश को चलाने के लिए कितनी गहरी सोच और कितनी दूर की नजर चाहिए थी। और ये कहानी हमें आज के दिन पर लाके छोड़ती है। लगभग 3 साल की उस कड़ी मेहनत से जो दस्तावेज तैयार हुआ, वो आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी को रास्ता दिखा रहा है। ये एक ऐसी विरासत है जो अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। संविधान बनाने का वो जो सफर था, वो 75 साल बाद भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को आज कैसे आकार दे रहा है, इस पर सोचेगा जरूर।